नमस्कार दोस्तों। शौक होते हैं हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, माशूका, पैसा, खुदा। हर एज में हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती है। जैसे बचपन में खिलौने, जवानी में माशूका, मैच्योर होने पर पैसा और बुढ़ापे में खुदा। सारा खेल इन प्रायोरिटीज़ का ही है। जो इन प्रायोरिटीज़ के साथ एडजस्ट करना सीख गया, इनको एडजस्ट करना सीख गया, वो खिलाड़ी, और जो ना सीख पाया वो अनाड़ी। हेलो एवरीवन, आई एम संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स, served Indian Air Force for last 20 years, have completed MSc MPhil in Physics, Master in Library and Information Science, B.Ed and PGDCA. Also qualified in UGC NET as well as Gujarat State Eligibility Test. And for teaching examination, I have cleared CTET, Haryana TET as well as Rajasthan REIT examination. दोस्तों, आप जैसे इस थंबनेल को देख के यहाँ आए होंगे तो आपको क्या लगा? हम कैरियर के बारे में जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमें कैरियर के बारे में चर्चा कहाँ से शुरू करनी चाहिए? वहाँ से जहाँ आज हम फेल हुए हैं, या फिर वहाँ से जहाँ फॉर्म निकले हुए थे? मैं आपको इससे बहुत पहले लेकर जाऊँगा, वहाँ जहाँ पहली बार मुझे लगा था कि मुझे जॉब करनी चाहिए, बिजनेस, स्पोर्ट्स या फिर पॉलिटिक्स। देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स जिनकी सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे रिश्ते मेंटेन करते हैं। दे आर जनरसली ट्रू लीडर्स ऑफ देयर ग्रुप, क्लास और इवन होल सोसाइटी। उनके अंदर जीन्स हैं पॉलिटिक्स के। दे कैन क्रिएट वंडर्स इफ़ दे जॉइन पॉलिटिक्स, बट लुक व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर चपरासी टाइप एग्जामिनेशंस। जबकि कम से कम वह एक एमएलए या अपने गांव का सरपंच तो इजीली बन ही सकता था। आइए इसी के साथ पहली गांठ खोलते हैं हमारे कैरियर की। जो पहली गांठ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपको क्या लगता है हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुझे इंडियन साइकोलॉजी और इंडियन मेंटेलिटी में सबसे एक बड़ी दिक्कत लगती है कि हमारी कंसंट्रेटेड अप्रोच नहीं है। हमें कंसंट्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी। मतलब मैं स्पेशली उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास टाइप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में देखेंगे तो उनका माइंडसेट रहता है कि हमें कौन से एग्ज़ाम देने हैं। वेयरएज़ जो थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास की जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं वो लोग सभी फॉर्म भर देते हैं, और लास्ट में जब फॉर्म का एडमिट कार्ड जारी हो जाता है तब 10 दिन की तैयारी करते हैं, वह भी पागलों की तरह लगे रहेंगे। मेरा ये मानना है, आप लोगों को सजेशन है, इंस्पाइट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स भरने के, कि आपने बहुत से फॉर्म भर दिए, बेटर है 10 फॉर्म की जगह आप एक फॉर्म भरो और पूरे मन से लग जाओ। क्योंकि जिन 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा है उनमें से सिर्फ आपको 100 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने उस एग्ज़ाम के लिए 1 साल तैयारी की है, 1 साल तैयारी की है। रेस्ट ऑल आपके ही भाई बंधु हैं, आप जैसे ही हैं, जिन्होंने 10 दिन की तैयारी की है और आगे एग्ज़ाम देने। तो इससे होगा क्या, आपके कंपटीशन में वो 10,000 लोगों की जगह सिर्फ और सिर्फ 100 लोग बचे हैं। स्पेशली मैं थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेंसिटिव होकर कोई तैयारी नहीं करता है, छोटी जॉब्स के लिए तैयारियां नहीं करते हैं। दूसरी गांठ, जो हमारी दूसरी गांठ है, ये कहीं ना कहीं फर्स्ट से लिंक है। जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिक्स है, बहुत अच्छे लिंक हैं, तो मेरा वीडियो देखते देखते बहुत से टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स को लगा होगा कि मैं तो बस एमपी या एमएलए बनने ही वाला था कि माँ बाप ने सारा सत्यानाश कर दिया। बेटा ऐसा है, सिर्फ दोस्तों के बहकावे में मत आओ, ज़्यादा मत उड़ो। तुम्हारे दोस्त तो तुम्हें सिर्फ 5 या 7 साल से जानते होंगे, तुम्हारी माँ तो तुम्हें तब से जानती है, तुम्हें तब से फील कर रही है जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। आई मीन तुम गर्भ में थे। तुम्हें सेकंड गार्ड खोलनी है। तुम्हें अगर रियल में सेकंड गार्ड के बारे में सोच रहे हो तो अपने माँ बाप के साथ बैठो और अपनी इच्छाएँ खुल के बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ। खुल के बताओ, मैं एनडीए के लिए जाना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम ए कमीशन्ड ऑफिसर, आई वांट टू बिकम ए डिफेंस पर्सनल, आई वांट टू गो इन पुलिस फोर्सेस। जो आपकी इच्छा है बताइए, और उनके डिसीजन भी सुनिए, समझिए और मिलजुल के एक कॉमन डिसीजन पे पहुँचिए।
अब बात करते हैं तीसरी के बारे में। इसमें क्या रहेगा, अब तक बहुत से भाई बंधु मुझे गाली दे चुके होंगे, यही सोच रहे होंगे कि इसके खुद के दोस्त तो बेकार हैं तो हमारे दोस्तों को भी बेकार बता रहा है। और यंग एज में होता भी यही है। यंग एज में सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त दिखाई देते हैं, क्योंकि वो आपकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन वो कहेंगे हाँ भाई तूने सही किया, सही जा रहा है, तू सही जा रहा है, कुछ भी करो, सही गलत कुछ भी। लेकिन यार सही बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त बेकार हैं। अगर मेरे दोस्त जैसे आपको मिल गए तो समझो आपकी ज़िंदगी सेट है। बेसिकली दोस्तों के बारे में बात करें तो दोस्त कई टाइप के होते हैं, जैसे करेले की तरह कड़वे लेकिन फ़ायदेमंद, और चीनी की तरह मीठे तो बहुत हैं लेकिन लास्ट में नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। तो अपने इन करेले टाइप के दोस्त, कैरियर ओरिएंटेड टीचर्स, मामा, चाचा, ताऊ, कोई कज़न है, या फिर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट है, उनके साथ बैठिए, डिस्कशन कीजिए और उन्हें बताइए कि मैं IIT, नीट या फिर कोई जो भी एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं, मेरा ये सब करने का प्लान है, क्या मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, और खुल के डिस्कशन कीजिए इस बारे में। ये जो फोर्थ गांठ है, इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। यहाँ तक आप यू मस्ट बी थिंकिंग कि संदीप भाई ने तैयारी की तो कोई बात ही नहीं की और चौथी गांठ तक पहुँच गया। यार मैं बताऊँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन कैरियर, बट अनफॉर्चुनेटली वी ट्रीट इट एज द least important, and this is the reason the chances of failure in India is very high compared to other nations. तो जो मेरा पहला बता रहा था, पहला पॉइंट था, कहीं ना कहीं ये उसी से लिंक है। अपना कंसंट्रेशन बनाओ, मेंटेन करो, क्या करना है ज़िंदगी में। इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में आप माँ बाप के साथ बैठ लिए, थर्ड स्टेप में आप अपने टीचर्स, फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठ चुके, लेकिन इस स्टेप में आप इनमें से किसी के साथ नहीं बैठेंगे। आप बैठेंगे अपने साथ, अपने खुद के साथ, एकांत में, अकेला 1 घंटा निकालिए सिर्फ अपने लिए, एंड थिंक अबाउट योर पावर एंड लिमिटेशंस। आपको अपनी पावर्स के बारे में पता होना चाहिए और आपकी लिमिटेशंस जो आपको रोक सकती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, और इसके बारे में डिस्कशन करना है आपको वेरी डीपली एंड वेरी ऑनेस्टली। ऑनेस्टली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि आई कैन डू वंडर्स, मैं सब कुछ निकाल दूंगा, मैं IIT भी निकाल दूंगा, मैं नीट भी निकाल दूंगा, मैं IAS भी निकाल दूंगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अपनी खुद की औकात को पहचानो। औकात तुम्हारी चपरासी की भी नहीं है, और तैयारी DSP की करोगे तो कैसे चलेगा भाई, समझो अपने आप को। और हाँ, जब मैं औकात बोल रहा हूँ तो यहाँ कहीं मेरा मतलब पैसे से नहीं है। यहाँ मेरा मतलब है, औकात मतलब आपकी सिटिंग हैबिट, आपका नॉलेज और IQ, आप किस लेवल। अब मान लिया मैं IAS की तैयारी के लिए करने बैठ गया, ठीक है, मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है, IQ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मैं 10 घंटे 12 घंटे बैठ पाऊँगा? सीटिंग हैबिट मेरी 1 घंटे की भी नहीं है। इट मीन्स मेरी IAS की औकात नहीं है। इस टाइप से अपने आप को खुद को जज कीजिए, खुद को महसूस कीजिए कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। उसके बाद अपने कैरियर के बारे में प्लान कीजिए। थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर तैर जाऊँगा, जीत जाऊँगा। पांचवी घाट में विद्या बालन वाला इंटरटेनमेंट नहीं चल पाएगा। आपको अगर कैरियर पे ओरिएंट करना है तो इंटरटेनमेंट भूल जाइए, शॉर्ट्स भूल जाइए, अपना दोस्ती को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि आप कैरियर के बारे में प्लान करने जा रहे हैं। टीवी, मस्ती, इंटरटेनमेंट थोड़ा कम कीजिए, बल्कि अपना खुद का नाम लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे कहना है तो मैं कहूँगा संदीप शर्मा वाली जिद
जिद जिद। आपका नाम मनोज है तो आप यूज कर सकते हैं मनोज वाली जिद जिद जिद। जब आपके अंदर ये जिद होगी आपके अंदर, वो जिद आपको कैरियर को फाइनलाइज करेगी। खुल जाएंगे बंदे रास्ते, तू मुश्किलों से लड़ तो सही, हासिल होगी तेरी मंजिल, तो जिद पर अड़ तो सही। अब हम आप लोगों के फेवरेट स्टेप पर पहुंच गए हैं। अपने पोटेंशियल, अपने माँ बाप की पेइंग कैपेसिटी, अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, अपने सेक्स प्लानिंग के हिसाब से फाइनलाइज कर तो लिया है कि बहुत से अवेलेबल ऑप्शंस, जॉब, पॉलिटिक्स, बिजनेस या स्पोर्ट्स में से करना क्या है। तो अगर आप जॉब को छोड़कर किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो अब यहाँ से आगे का वीडियो आपके लिए नहीं है, आप बीच में वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम जॉब के बारे में कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ तक एक जनरलाइज वीडियो था, अब हम जॉब के बारे में कंसंट्रेट करेंगे। आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है वापस जाने के लिए, वापस नहीं जा सकता मैं। तब और सिर्फ तब आप अपनी मनचाही जॉब कर पाएंगे। आप अपने कैरियर को तब अचीव कर सकते हैं, अपने एम को तब अचीव कर सकते हैं जब आपके अंदर वो जिद होगी। फॉर एग्जांपल, मुखर्जी नगर जाइए आप कभी, दिल्ली में मुखर्जी नगर है, आप लोगों को पता होगा। वहाँ आईएएस की तैयारी करने वालों से मिलिए। जो लोग भी वेल टू डू फैमिली से हैं वो नॉर्मली एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। सुनने में बुरा लगता है लेकिन सच्चाई है, यही सच्चाई है। पर जिन्हें पता है कि अगर वापस गया तो भूखा मरूंगा, मजदूरी करके भी काम नहीं चल पाएगा, वो एग्ज़ाम क्लियर कर जाता है। यू मस्ट हैव सीन द मूवी 12th पास, जिसमें मनोज सिन्हा IPS फ्रॉम मध्य प्रदेश के बारे में मूवी बनाई है। बहुत अच्छी मूवी है, आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, तब मेरी बातें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और समझिए उसको। अब बात करते हैं 6th गार्ड के बारे में। जिद पर अड़ तो गए। हाँ, संदीप भाई ने बताया था कि जिद करनी है तो जिद पे अड़ गए, शुरुआत भी कर दी। पर जिद पूरी करोगे कैसे भाई? इस वीडियो का मेन जिस्ट यहीं से शुरू होता है। तैयारी कैसे, कहाँ से और कब शुरू करें, इसके बारे में एक एक करके बताता हूँ मैं आपको। पहले पढ़ने का पूरा माहौल बना दीजिए। जैसे पॉलिटिक्स में नहीं होता, कोई मिनिस्टर आ रहा है तो उसके आने से पहले पूरा माहौल तैयार हो जाता है। सिमिलरली आप भी अपने पढ़ाई का पूरा माहौल बना दीजिए। अपने पढ़ने की स्पेशल जगह बनाइए। घर में एक स्पेशल शांत सी जगह हो, कहीं कमरे में, इधर उधर, साइलेंट रूम में अपनी अलग जगह बनाइए। टेबल चेयर नहीं है तो ख़रीद के लाइए, सब कुछ सेट कर दीजिए। जो एग्ज़ाम प्लान किया है, जिस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्लान किया है, उसका सिलेबस निकाल के अपनी आंखों के सामने लगा लीजिए। PYQ डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिए। सीनियर्स और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के हिसाब से बुक्स ऑर्डर कर दीजिए। और हाँ, जब आप बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं तो पूरा सेट ऑर्डर कीजिएगा। अब आप कहेंगे सर पूरा सेट किस लिए पैसे वेस्ट करना, क्या पता बीच में कुछ और मूड बन जाए। यही तो मैं समझा रहा था अभी तक, यही तो मैं आपको समझा रहा था। इसका मतलब आप अपने पिछली 5 गांठें अच्छे से नहीं समझी हैं। कंसंट्रेटेड अप्रोच चाहिए। अगर मैंने मूड कर लिया है कि मैं IIT करूँगा तो बस करूँगा, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ। और जो आप ये पूरा सेट खरीदेंगे या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिए, पूरा कोर्स परचेज कर लीजिए, तो इससे होगा क्या, इससे आपके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर बनेगा। और ये फाइनेंशियल प्रेशर आपको बीच में छोड़ के जाने नहीं देगा, क्योंकि अब घर वाले भी पीछे पड़ेंगे कि भाई तूने 20,000 रुपये खर्चा करवा दिया है, तूने 50,000 खर्चा करवा दिया है और अब तू प्लान चेंज कर रहा है। तो इससे आपके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर बनेगा। अब इसके बाद टाइम है सोशल एंड पीयर प्रेशर बनाने का। यह जो टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, यह सब साइकोलॉजिकल प्रूवन है। नॉर्मली लोग बताते हुए डरते हैं, सोचते हैं जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब बताऊँगा, और वह एग्ज़ाम तो सच में कभी क्लियर होता ही नहीं। सच में बहुत से लोगों के साथ होता है कि ठीक है मैं छुप छुप के तैयारी करूँगा, और जब अचानक से लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी ना, तब पूरे गांव को पता चलेगा कि हाँ संदीप तो ये तैयारी कर रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि वो एग्ज़ाम कभी क्लियर होता ही नहीं। आप इसके बिल्कुल उलट पूरा माहौल बना दो, सबको बता दो
इससे होगा क्या, इससे आपके ऊपर सोशल प्रेशर बनेगा, पीयर प्रेशर बनेगा और आप मझधार में छोड़कर जा ही नहीं पाओगे। इससे हमारी 6वीं गांठ खत्म हो जाती है, हम पहुंचते हैं 7वीं गांठ पे। बातों बातों में देखिए हम 7वीं गांठ पे पहुंच भी गए और अब हमें स्ट्रैटेजी बनानी, मैंने प्लान कर लिया कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। अब मुझे फाइनल स्ट्रैटेजी बनानी है, फुल प्रूफ लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल। फुल प्रूफ होनी चाहिए, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है ये, फुल प्रूफ और प्रैक्टिकल पॉसिबल। मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा। कुछ क्वेश्चन पूछिए, चेक कीजिए क्वेश्चंस। एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है? जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्लान कर रहे हैं वो साल में कितनी बार होता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम लगभग वो फाइनलाइज करते के रखते हैं, एनडीए, सीडीएस, वो सब वो पहले से प्लानिंग रहती है, इस टाइम फॉर्म आएगा, इस टाइम नहीं आएगा। स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आती है। जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा, एक हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ पुलिस भर्ती की दौड़ चल रही थी, बारिश, चलती बारिश में दौड़ हुई है। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रखे थे भाई। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या रहता है, जब इलेक्शन आएंगे तब भर्तियां दे दबा आ रही हैं, एक के बाद एक, तुरंत जल्दी जल्दी भर्तियां हो रही हैं, सब चल रहा है। लेकिन जैसे ही फाइनलाइज हो गया, स्टेट में गवर्नमेंट बन गई, फिर वो भर्ती आएगी नहीं। पता चला 5 साल आपका जो कैरियर बिल्डिंग टाइम है वो गवर्नमेंट खा गई। आपने उसी एग्ज़ाम के लिए तैयार किया और वो गवर्नमेंट खा गई। अब आप ओवर एज हो गए तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है, क्या वो स्ट्रीमलाइन है, वो सब देखना है। एग्ज़ाम किस मोड में होता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वो सब चेक कीजिए। अगर ऑनलाइन है तो यू मस्ट बी कन्वर्जन विद द पीसी, कंप्यूटर वगैरह के साथ आपकी टाइपिंग, माउस, वो सब सीख लीजिए। कितना टाइम चाहिए फुल प्रिपरेशन के लिए? जैसे मैं बात करता हूँ, एक मान लिया कोई स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, नाउ ही इज़ प्लानिंग फॉर आईएएस। ग्रेजुएशन करने के बाद क्या आपको लगता है वो कर पाएगा? क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस है। अगर उसके प्लानिंग 12th के बाद करता तो शायद वो कर पाता, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन अगर वो चाह रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए फुल प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम कितने फेस में होता है? बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करते हैं या फिर बहुत से एग्ज़ाम हैं जिसमें पहले प्री रहेगा, आईएएस की बात कर लेते हैं, प्री रहेगा, मेंस रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने फेस में हो रहा है, उसके बारे में आप नोट डाउन करके लीजिए। यहाँ से आगे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट करते जाइए, 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले बताया था फुल प्रूफ, तो फुल प्रूफ को समझाता हूँ कैसे। मीन्स जब आप सिलेबस तैयार करने जाते हैं, मान लिया मैंने अपने आइज़ के सामने यहाँ सिलेबस लगा लिया, उसमें 1 बाय 1 टॉपिक उठाऊँगा मैं। तो पहला दिन है मेरी प्रिपरेशन का, तो मैं पहला टॉपिक उठाऊँगा। वो टॉपिक मैं तैयार करूँगा बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके, बेसिक से, सिलेबस में से लिया, अब बेसिक से स्टार्ट करूँगा, उसका पूरा नॉलेज गेन करूँगा। लेट इट बी बुक से, यूट्यूब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हर जगह से, मीन्स हर एंगल से मैं उस टॉपिक को निपटा दूंगा। बस निपटाने के बाद जब मेरा वो टॉपिक तैयार हो जाएगा तो मैं सिलेबस में टिक करूंगा विद डेट कि हाँ इतनी तारीख को मैंने फर्स्ट टाइम इस वाले टॉपिक को कंप्लीट किया है। सिमिलरली स्लोली बट स्टडीली कंप्लीट द होल चैप्टर। अगर आपका चैप्टर तैयार हो जाता है, नाउ टेक ए पॉज। चैप्टर तैयार हो गया मेरा, धीरे धीरे किया मैंने, चैप्टर तैयार हो गया। नाउ टेक ए पॉज, हैव ए ब्रेक एंड अटेम्प्ट टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज होल क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज पूरे जो आपने टॉपिक तैयार किया है उसके पीवाईक्यू अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। इन द सेम फ्लो आप पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे 1 बाय 1। पहले एक टॉपिक करेंगे, दूसरा टॉपिक करेंगे, फिर पहला चैप्टर करेंगे, फिर ऐसे पूरे चैप्टर करेंगे, एक सब्जेक्ट करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट करेंगे। इस हिसाब से आप पूरे सिलेबस को तैयार करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ होगा कि हमें चैप्टर तैयार कैसे करना है।
या फिर सिलेबस कैसे तैयार करना है। हर एक एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कि साल में कितनी बार होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, कितने मोड में है, कितने पार्ट्स में है, प्री है, मेंस है। प्री की स्ट्रैटेजी अलग होगी, मेंस की अलग होगी, इंटरव्यू के लिए अलग प्लान करना पड़ेगा। तो हर एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करता हूँ, जिसमें टाइमिंग एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इस टाइप की तैयारी में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सबसे पहले स्पीड पे लग जाएंगे कि सर 35 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं, तो 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है, मेरे को 35 सेकंड ही मिलेंगे, तो मैं कैसे करूँ, जल्दी जल्दी कर किए जा रहे हैं। नहीं, यही गलती कर रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए। पहले अपनी एक्यूरेसी बनाइए। स्पेशली अगर मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करूं, पहले अपने एक्यूरेसी पे कंसंट्रेट कीजिए, टाइमिंग बाद में होता रहेगा। एक एग्ज़ाम अभी आपसे मतलब एक क्वेश्चन अगर आपसे अभी 5 मिनट में हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको ठीक कीजिए, उसको बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट कीजिए। 5 मिनट के बारे में मत सोचिए, टाइमिंग के बारे में हम बाद में सोचेंगे। मैं उस पर आऊँगा अभी नेक्स्ट गांठ में, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही मॉक टेस्ट PYQ पे लग गए, थोड़ा आराम से कीजिए। स्टार्टिंग में बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएं तब स्पीड पे आएंगे और मॉक टेस्ट धीरे धीरे बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में हम मान लिया महीने में 1 बार कर लीजिए, फिर महीने में 2-3 कर लीजिए, वंस इन वीक टाइप, एंड एट लास्ट जब एग्जामिनेशन टाइम आ जाएगा तब आप दिन में 2-3 मॉक भी करेंगे तो वो अच्छा है, तब हम स्पीड पे ध्यान देंगे। रियलिटी क्या है आजकल, 10 से 15 दिन पहले शुरू करते हैं कोई भी एग्ज़ाम, स्पेशली छोटे एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। जब टाइम नहीं रहता फिर फटाफट बोले यार कुछ टाइम नहीं बचा है, 120 वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाउनलोड कर ली। संदीप भाई मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर ली है और मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ 2x की स्पीड में। कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर तो प्रेशर है, वो समझ नहीं पा रहा है। समझने की मतलब उसको लग रहा है कि बस मैं जल्दी जल्दी 120 निपटा लूँगा तो मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। ऐसा सिलेबस पूरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। संदीप भाई मैंने 25-30 मॉक टेस्ट निपटा दिए, बस अब तो हो ही जाएगा। फिर आता है रिजल्ट, फिर बोलते हैं यार नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, दुख के उसमें चले गए और फिर साथ में चले गए 11 महीने के लिए सुप्तावस्था में। क्यों? क्योंकि उन 11 महीनों में कोई दूसरे एग्ज़ाम देने हैं भाई, कोई दूसरा बैंक का एग्ज़ाम निकला है, कोई 3rd क्लास टाइप, 4th क्लास, स्पेशली 3rd 4th में ये ज़्यादा दिक्कत रहती है, उसमें दूसरे एग्ज़ाम देते रहेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन उन एग्ज़ाम में भी जो दूसरे में जा रहे हैं ना, उसमें भी 10-15 दिन की तैयारी कर रहे हैं। मोटे तौर पे ना इसकी कोई तैयारी ना उस एग्ज़ाम की कोई तैयारी। फिर होश आएगा कब? जब फिर से वही उसी बैंक के एग्ज़ाम निकले। मान लिया फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ SBI बैंक के एग्ज़ाम आ गए फिर से, वो भी कब? जब एडमिट कार्ड आ गए। फिर वही 10 दिन, फिर वही 120 वीडियोस, और लास्ट क्या? रिज़ल्ट क्या? वही रोना पीटना। रिज़ल्ट आपके पास थोड़ी हो जाएगा, चाहे आप 4 साल लगे रहे, नहीं हो पाएगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। मैंने कहा था स्ट्रैटेजी बनाओ प्रैक्टिकल पॉसिबल वाली। इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। सच बताओ, हम सबके साथ ये हुआ है ना? नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में ये सब होता है, हम दुआ करते हैं हे भगवान अब की बार बस ढंग से पास करा दे, अगली बार पूरे मन से तैयार करूँगा। और नई किताब आते ही ज़बरदस्त 10 घंटे का टाइम टेबल ऐसा यूज साइड में टेबल पर लगा दिया और लगे पड़े हैं। लेकिन 1 वीक बाद ही पता चला कहाँ गया टाइम टेबल, ख़त्म हो टाइम टेबल, मिल ही नहीं रहा, टाइम टेबल ही नहीं मिल रहा है। यहाँ प्रैक्टिकल पॉसिबल से मेरा मतलब है कि अगर आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हैं, अभी आपकी कैपेसिटी 2 घंटे की है, तो मैक्सिमम 3, 4, 5 घंटे का टाइम टेबल बनाइए ना। अगर आप 10 या 12 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे तो क्या पॉसिबल है, क्या आप उसको प्रैक्टिकली फुलफिल कर पाएंगे? क्योंकि आपके डे रूटीन के साथ मैच कर पाएगा।
वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल पे नहीं हो पाएगा। अभी मान लिया मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, तो टाइम टेबल बनाइए 8 बजे का, 7 बजे का। अब 4 बजे का टाइम टेबल बनाएंगे तो 2 दिन तो उठ जाएंगे, उसके बाद नहीं उठ पाएंगे। तो इसीलिए फुल प्रूफ लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल पे ध्यान दीजिएगा। आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी फुल प्रूफ होनी चाहिए। फुल प्रूफ मीन्स आपने एक एक टॉपिक किया है और बड़ी गहराई से किया है और प्रैक्टिकल पॉसिबल भी होना चाहिए, तब आप ये 7वीं गांठ अच्छे से खोल सकते हैं। ये लीजिए आपकी फेवरेट 8वीं गांठ आ गई है। इस गांठ में हम क्या करेंगे, बेसिकली आप समझना, ड्यूरिंग प्रिपरेशन 3 फेस होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। बेसिक वो स्टेज रहेगा जहां आप स्टार्टिंग करते हैं, जहां आपका पूरा झुकाव रहेगा एक्यूरेसी पे, ना कि स्पीड पर। बेसिक फंडे क्लियर कीजिए। फॉर्मूला आया तो आया कैसे, फॉर्मूला का भी रटना नहीं है, यहां आपको स्लोली चलना है, स्टेडीली चलना है। PYQ कम अटेम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट कम करेंगे, यहाँ आप करेंगे थ्योरी एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज, उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। फुल मॉक टेस्ट वगैरह कभी कभार करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट स्टेज के बारे में। यहाँ जाके आपकी एक्यूरेसी और स्पीड कहीं बराबर सी हो जाएंगे। इंटरमीडिएट स्टेज में ज़्यादा हंगामा मत कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखो, अपनी एवरेज प्रिपरेशन करते रहो। एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दो, दोनों को बराबर रखना है। धीरे धीरे अपनी स्पीड पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दो। एक्यूरेसी आपने पकड़ ली है क्योंकि आप बेसिक स्टेज में भी एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे थे, अब आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब आएगा फाइनल स्टेज, जब हम एग्ज़ाम के बिल्कुल पास आ गए हैं, तब हमें क्या करना है, अब हम अपनी स्पीड पे ध्यान देंगे, क्योंकि बट ऑब्वियस है स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको मिस नहीं कर सकते। मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेसिक फेज पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि लास्ट तक नहीं देना है, स्पीड इंपॉर्टेंट है। यहाँ के आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो पूरी अपसाइड डाउन हो जाएगी, पूरी उलट हो जाएगी। आई मीन कंसंट्रेट ऑन योर स्पीड। यहाँ आके फुल मॉक टेस्ट आप डेली 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, पूरा टाइमिंग के साथ, ऑफिशियल टाइमिंग, स्टॉप वॉच रखिए। फॉर्मूलाज एंड शॉर्ट ट्रिक्स को पूरा रट लो, मगअप करो, यहाँ टाइम है मगअप करने का। अगर इस टाइप से आप तीनों स्टेज प्रॉपरली क्लियर करेंगे तो आज फिर हम पहुँचते हैं अपनी 9th नॉट पे, जो 9वीं गांठ है, एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जो हमने तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, आज उसको सर्व करना है। मैंने घर में खीर बनाई है, आज उसको खाने का टाइम है। तो बच्चे क्या है जो पूरे साल का इतनी मेहनत की है वो सब, तो स्टूडेंट क्या है वो दिमाग पे प्रेशर ले लेते हैं कि भाई आज का दिन है, जो करना है आज ही करना है, 1 साल मैं इतने घंटे नहीं सोया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं, यहाँ कुछ स्पेशल मत सोचो। अपने भगवान, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हैं, अपनी मेहनत, उस सब पे भरोसा रखो। इन शॉर्ट, परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्कुल मत लो। जैसे आप नॉर्मली मॉक टेस्ट देते रहे ना, क्योंकि अभी आप जो पिछले 10 दिन से 20 दिन से आप मॉक टेस्ट डेली 2-2, 3-3 दे रहे थे, आप ऐसा ही मान के चलो कि आप जैसे घर में मॉक टेस्ट दे रहे थे, सिमिलरली अपना जाओ एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट टाइप प्रॉपर वैसा ही दो। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम डे में आपको उस दिन करना क्या है, टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, क्योंकि स्पीड मैटर करती है। और हर एग्ज़ाम पेपर में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस पर्पसफुली डाले जाते हैं, हार्डेस्ट टाइप के, जो सबसे मुश्किल होते हैं, जो आपको नहीं आते। आपको नहीं आते, मैं ये नहीं कह रहा किसी को नहीं आते, जो आपको नहीं आते। अब ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको उनको तुरंत पहचान लो, तुरंत, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। हाँ, ये वाला टॉपिक मेरा उतना अच्छा क्लियर नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, और स्किप करो उसको। नॉट ओनली पहचानो, तुरंत पहचानो, स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन एग्जाम्स में इंडिविजुअल कट ऑफ रहता है, उन एग्जाम्स में मिनिमम कट ऑफ का स्पेशल ध्यान रखो।
लास्ट ईयर के रिजल्ट्स वगैरह देख के रखो कि लास्ट ईयर इंग्लिश में कट ऑफ कितना गया था, जीके में कितना था, मैथमेटिक्स में कितना था, लाइक दैट इंडिविजुअल कट ऑफ का ध्यान रखो और मुझे वहाँ उससे थोड़ा आगे जाना है। आजकल टाइम कट टू कट मिलता है, तो एक बार में ही परफेक्ट करो, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। पहले क्या होता था, आप घंटे में 1.5 घंटे में एग्ज़ाम निपटा दे रहे हो, एग्ज़ाम है 3 घंटे का, आप फिर से दोबारा से रिवीजन कर रहे हो, मेरा ये क्वेश्चन नहीं आया था, मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ या फिर इसको सर्कल करता हूँ। वो टाइम नहीं मिलता है आजकल, बिल्कुल कट टू कट मिलता है। तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। एक बार में ही परफेक्ट करो एंड एट लास्ट चेक योर पर्टिकुलर्स प्रॉपरली वंस अगेन, बिकॉज जो आपके OMR शीट है उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी चेक बाय कंप्यूटर, सो उसे अच्छे से चेक करके उसके बाद ही अपना पेपर हैंड ओवर करें। गलती की गुंजाइश है ही नहीं। स्पेशली जो हम OMR शीट के बारे में बात करें वो बता रहा हूँ। एग्ज़ाम भी हो गया, अब सिलेक्शन होगा, तो चलिए बात करते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस, बहुत अच्छी, यहाँ आप लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई होगी कि सिलेक्शन हो गया है, आप जॉब ज्वाइन भी कर लिया है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगा। यू मस्ट हैव सीन ऑन यूट्यूब एड्स बाय एन एस्ट्रोलॉजर सेइंग 80% ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, एंड आई एम एग्री, इट्स रियली हैपनिंग। ये सच में होता है, और वह लोग जो इस टाइम किसी जॉब में हैं वह मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कहीं ना कहीं। बहुत से लोग हैं जो अपनी जॉब से सहमत नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, खुश नहीं हैं। आज जब आप लाइन के इस तरफ खड़े हैं तो लगता है कि यार क्या मस्त लाइफ है उसकी, वो देखो मज़े कर रहा है, ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। सरकारी नौकरी जो लग गई उसकी, मेरी नहीं लगी। जबकि वह जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह सोच रहा है यार मैं तो मामूली क्लर्क हूँ, मज़े तो मेरे मैनेजर के हैं, वो मज़े ले रहा है। सिंपल चपड़ासी से लेके IAS तक, एक बिजनेस वाले से लेके पॉलिटिक्स तक, खुश कोई भी नहीं है। खुश तो वह है जिसका दिमाग शांत है, जिसने अपने दिमाग को शांत रखना सीख लिया, और जिसका दिमाग शांत है, ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही इज डूइंग, अपने काम के साथ वो खुश है। सो प्लान योर कैरियर प्रॉपरली, टेक सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट गाइडेंस। इन केस आप मुझसे कुछ बात करना चाहें, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। प्रॉपर फीडबैक लीजिए फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑफ योर ड्रीम जॉब। जो आपका ड्रीम जॉब है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस जॉब में काम कर रहे हैं, स्पेशली मेरा कहना है जो उस जॉब में काम कर रहे हैं उनसे ज़रूर मिलिएगा। वो आपको उस जॉब के पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताएंगे, क्योंकि आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स और वो सब देख के, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़ा ये है, यूनिफॉर्म मस्त है, स्टार्स लगे हुए हैं, वो सब चीज़ें हर आदमी को पसंद आती हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ के अंदर चले जाते हैं तो उसकी बुराइयाँ थोड़ी दिखने लग जाती हैं। और हाँ, उस टाइम हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन भी नहीं करते, हम सोचते मेरी ही हालत ख़राब है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाया जाता है, नेगेटिव्स नहीं दिखाया जाता। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको अपनी ड्रीम जॉब के बारे में पता होना चाहिए। और जो भी फॉर्म भर रहे हैं यह मानकर चलिए कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा और पक्का हो जाएगा, फिर मैं उस इन्वायरमेंट में सेट हो पाऊंगा या फिर नहीं, उस इन्वायरमेंट को एंजॉय कर पाऊंगा या नहीं। आपको इस इन्वायरमेंट को एंजॉय करना है, ना कि रो रो के टाइम पास। अपने वो दिन याद रखना जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था और आप लाइन के उस तरफ रह गए थे। फेमस राइटर सिर्फ खेड़ा ने कहा भी है अपनी बुक जीत आपकी, या इंग्लिश वर्जन यू कैन विन में, वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था, वह संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।